हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के क्लास में हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को वन शॉट में फिनिश करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको यहाँ पे दिखे जा रहे हैं जो जो टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल प्रोसेस, उसके बाद पीवी डायग्राम, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ, उसके बाद वर्क डन, इक्वेशन और यहाँ पे सेकेंड लॉ और हीट इंजन, जो एज ए होल फुल सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, विद इन वन वीडियो वन शॉट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, थर्मोडायनामिक्स। सो व्हाट डज थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स, थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि क्या है ये थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मो मीन्स इट इज रिलेटेड टू व्हाट, हीट। ओके, इट इज हीट रिलेटेड, and dynamics means the motion of particle, the motion of particles तो हो गए, along with यहाँ पे work done, reason हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या जानेंगे हम लोग, along with reason। तो रीज़न भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है यहाँ पे कवर करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स क्या क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानना पड़ेगा वेरिएबल्स क्या क्या है। ये वेरिएबल जानना होगा। यूजिंग दोज वेरिएबल्स हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो वेरिएबल्स आर पी वी टी, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और भी है यू, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। उसके बाद क्यू, क्यू मीन्स यहाँ पे चार्ज नहीं है, क्यू मीन्स हीट। ओके, हीट, क्यू का मीनिंग क्या है, इट इज़ हीट। उसके बाद वर्क डन, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क डन। ओके, वर्क डन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड एस हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। ये सब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है। यूजिंग दीज थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिफाइन देखेंगे। थर्मोडायनेमिक कौन कौन से प्रोसेस है वो सब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो सेकेंड पोर्शन जो आता है, सेकेंड पॉइंट आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में इन सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ओके, फॉर डिराइवेशन पार्ट आप लोग डिफरेंट वीडियोस में मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी डिराइवेशन पार्ट को यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, बट डिराइवेशन का जो अल्टीमेट जो एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या क्या है। सो फर्स्ट प्रोसेस इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस मीन्स जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, सेकेंड आएगा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। थर्ड आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स जहाँ पे हम लोग इसको एक कंटेनर को टोटली आइसोलेटेड रखेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। ठीक है, इज अलाउड। हीट एक्सचेंज हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, हीट को हम लोग ना बाहर जाने देंगे ना ये सिस्टम पे अंदर आ सकते हैं कोई भी हीट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स जहां पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो ये चार प्रोसेस हम लोग के सामने यहाँ पे है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। तो हम लोग अभी जो प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग के सिलेबस में है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन देखेंगे, इक्वेशन क्या होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन और इक्वेशन दोनों। तो चार एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी कवर अप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है पीवी डायग्राम। ओके, जहाँ पे वर्क डन आएगा, वर्क डन का एक्सप्रेशन किस तरीके से देते हैं वो। सो पीवी डायग्राम क्या होता है, इसका और एक नाम है इंडिकेटर डायग्राम, यानी कि कुछ इंडिकेट करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि लाइक दिस, सपोज ये क्या है, अ ग्राफ। ओके, वॉल्यूम वर्सेस
प्रेशर। तो पीवी डायग्राम में हम लोग सपोज ये कार्व है, ये कर्व क्या डिटरमाइन करता है, यहाँ पे एरो इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे देखिए गौर से कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो दैट इज नोन एज एक्सपांशन। ठीक है, और अगर वॉल्यूम कम होता है यानी कि इस तरीके से, यहाँ पे नहीं, हम लोग सपोज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, वॉल्यूम वर्सेस पी। ओके, सेम ग्राफ बट एरो डिफरेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके से देखिए, अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये जो एरिया है इसको हम लोग अगर निकालते हैं तो एरिया का मीनिंग क्या होता है, तो एरिया यहाँ पे देता है कि एरिया अंडर कर्व। ठीक है, इन पीवी डायग्राम, इन पीवी एक्स एक्सिस में अगर पी वी रहता है और पी अगर वाई एक्सिस में रहता है, इन पीवी डायग्राम गिव्स व्हाट, वर्क डन। वर्क डन हम लोग को मिलता है, यानी कि अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 टू v2। सपोज यहाँ पे ये वाला v1 है, ये v2 है, तो v1 टू v2 p dv, इस तरीके से हम लोग ये एक्सप्रेशन हम लोग को मिलता है। ओके, ये है वर्क डन का एक्सप्रेशन p dv। ठीक है, फॉर बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, और दिस इज इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर ग्राफ या फिर कार्व। कार्व में जो एरिया मिलता है वो एरिया को अगर हम लोग निकालेंगे दैट विल बी वर्क डन, इसी को हम लोग वर्क डन बोलेंगे। सो सिंपल इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम एक्चुअली इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि पीवी डायग्राम से हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन हो गया, ड्यूरिंग कंप्रेशन हो गया, रह गया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में देखिए सपोज हम लोग एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और ये सेम पीवी डायग्राम है, V वर्सेस P, और सपोज यहाँ पे इस तरीके से दो पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया A B, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से एक्सपांशन हुआ और B टू A फिर से गया। सो यहाँ पे जो एरिया बनेगा, देखिए एक शेडेड पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, दैट शेडेड पोर्शन का एरिया अगर हम लोग निकालेंगे दैट विल बी वर्क डन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है, यहाँ पे ऊपर का A टू B जो जा रहा है, यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट मीन्स कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इन वन ग्राफ, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। ठीक है, दैट यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, ये एरिया अगर आप लोग निकालते हैं तो ये एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है, नेट वर्क डन। ठीक है, दिस इज नेट वर्क डन, वर्क डन। सो ये हम लोग को साइक्लिक प्रोसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर अप करेंगे वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी टू टाइप्स ऑफ गैस के डिफरेंट होता है, एक होता है रियल गैस और एक होता है परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, आइडियल और परफेक्ट गैस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट इसलिए होता है, देखिए रियल गैस में होता क्या है, रियल गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परफेक्ट गैस पे। यहाँ पे और एक चीज़ रहता है, ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है
काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अलॉन्ग विथ इट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट इन केस ऑफ आइडियल या फिर परफेक्ट गैस, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये आइडियल गैस है। हम लोगों ने हाइपोथेटिकल मान लिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच नहीं है। तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी ओनली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी का डिपेंडेंस है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर है, और यहाँ पे दोनों के ऊपर है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एज वेल एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है क्या, इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल का, इट मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे कम होता जाएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो इन केस ऑफ रियल गैस। बट इन केस ऑफ परफेक्ट गैस जो हम लोग डिस्कस करेंगे, परफेक्ट गैस पे ओनली टेम्परेचर यानी कि ओनली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। इन थर्मोडायनामिक्स जनरली हम लोग परफेक्ट गैस को लेकर ही यहाँ पे बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि सपोज हम लोग एक पिस्टन ले लिया, ओके, इस तरीके का फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और इसको हम लोग क्या किया, एक लीड से बंद कर दिया, दिस इज अ लीड टोटली क्लोज्ड, और इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है यहाँ पे, ठीक है, गैसेस। तो सपोज हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो दिस हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ये जो हीट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, किसका, जो गैस मॉलिक्यूल हम लोगों ने कंसीडर किया था उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट ये जो लीड है, ये लीड ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये लीड यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे वर्क हो रहा है, वर्क होगा, पहले V1 था, यहाँ पे V2 हुआ। दैट मीन्स जो हीट हम लोग डिलीवर कर रहा है वो पार्टली जा रहा है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, उसके बाद वर्क डन हो रहा है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट मीन्स dQ यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज इक्वल टू du, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, और उसके बाद dW, वर्क डन। दिस इज फर्स्ट लॉ। सो इसको अगर हम लोग लिखेंगे dQ इक्वल टू du प्लस PdV, क्योंकि हम लोग को पता था या फिर पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू PdV। दैट इज सिंपल वे में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना होगा कि Cp और Cv क्या है। Cp मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कितना होता है। और CV मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कितना होता है, ओके। एंड CV मतलब क्या, CV मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो एक्चुअली स्पेसिफिक हीट का मीनिंग क्या होता है। स्पेसिफिक हीट मीन्स कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लो, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना हीट देना पड़ता है, अमाउंट ऑफ हीट कितना देना पड़ता है, या फिर अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, फॉर कितना 1 डिग्री सी राइज करने के लिए, 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट चाहिए होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो डेफिनेटली ये अमाउंट टू अमाउंट ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगा। वाटर के लिए एक होगा, ऑयल के लिए और एक होगा, केरोसिन के लिए और एक होगा, या फिर डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होगा। सो हम लोग को स्पेसिफिक हीट जानना बहुत ही ज़रूरी है टू नो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो CpCv में एक्चुअली क्या होता है, CpCv में एक रिलेशन ऑलवेज एस्टेब्लिश रहता है कि Cp माइनस CV इक्वल टू R मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये एक इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है
सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। ठीक है, क्यों ग्रेटर है? बिकॉज ये जो वैल्यू हम लोग को मिला है ये पॉजिटिव मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव अगर रहता है तो सी पी डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे सपोज हम लोग एक 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 सी पी पे हम लोग एक कंटेनर यहाँ पे ले रहे हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए डिफरेंट वे। और सी वी में क्या हो रहा है, और एक यहाँ पे कंटेनर ले रहे हैं, तो ये है लीड। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम लोग दोनों में क्या कर रहे हैं कि हीट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो हीट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद यहाँ पे वर्क होगा, वर्क डन होगा यहाँ पे। उसके बाद 1 डिग्री C राइज होगा। 1 डिग्री C राइज करना हम लोग का मेन एम है, मेन गोल है। तो 1 डिग्री C कब राइज होगा? इंटरनल एनर्जी जो Q हम लोग दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट, वो Q क्या होगा? Q फर्स्टली जाएगा इंटरनल एनर्जी पे, उसके बाद वर्क डन, उसके बाद यहाँ पे 1 डिग्री C राइज होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, लीड फिक्स्ड है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हीट हम लोग दे रहे हैं, हीट देने के बाद इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, डायरेक्टली 1 डिग्री C राइज करेगा टेम्परेचर इसका। तो डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आ रहा है ये जो Q हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे बहुत कम होगा, बिकॉज वर्क डन 0 हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी के बाद टेम्परेचर को राइज करेगा। बट यहाँ पे जो Q दे रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी, उसके बाद वर्क डन, उसके बाद 1 डिग्री C राइज होगा। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सी पी ग्रेटर देन सी वी। समझ में आया ये बात? डेफिनेटली अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे जाके। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट प्रोसेस है मेनली आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, इसमें हम लोग इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, उसी इक्वेशन को यूज़ करके आप लोग डिराइवेशन पार्ट पे देख सकते हैं कि दैट इक्वेशन विल बी यूज्ड इन डिराइविंग द वर्क डन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल मीन्स व्हाट? टेम्परेचर कांस्टेंट, पहले भी हम लोग बोल चुके थे टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम लोग को पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल। ठीक है, एन को हम लोग क्या पकड़ते हैं? 1 मोल, तो एन का लफड़ा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पी वी इक्वल टू आर टी, आर इज कांस्टेंट तो टी भी कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो है, क्या है? यही तो है इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है बहुत ईजी है, यही तो इक्वेशन है, अल्टीमेट इक्वेशन, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके क्या लिखेंगे? वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा जो हम लोग डिराइव करके लाते हैं? दैट इज 2.303 आर टी लॉग बेस 10 होता है। ठीक है, V2/V1, ये हम लोग का वर्क डन का एक्सप्रेशन निकल गया। और एक एक्सप्रेशन है वर्क डन का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, P1/P2। ये दोनों जो वर्क डन का इक्वेशन हम लोग को मिला, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, जो हम लोग को याद रखना होगा, बिकॉज यूजिंग दिस हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वर्क डन का एक्सप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? जहाँ पे हीट यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू 0, हीट चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो हीट चेंज अगर नहीं होता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? इसमें वेरी स्लोली हम लोग पिस्टन को मूव करेंगे, ठीक है, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक बता रहा है? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर कैन चेंज, बट हीट क्या होगा? हीट कांस्टेंट रहना होगा। दैट मीन्स ये जो है इसको फास्ट हम लोग चेंज करेंगे, फास्ट प्रोसेस। ठीक है, फास्ट प्रोसेस मीन्स
जो ये जो लीड है, लीड को ऊपर जाएगा हम लोग लेंगे, बहुत फास्ट हम लोग लेंगे, एक्सपांशन हम लोग फास्ट करेंगे। क्यों फास्ट करेंगे? ताकि टेम्परेचर चेंज हो। टेम्परेचर चेंज हो सकता है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैन चेंज बट हीट कैनॉट एक्सचेंज, तो ये फास्ट प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग जो पिस्टन को यूज़ करेंगे, इसको हम लोग स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लोली जाएगा। वाई स्लोली? इट्स अ स्लो प्रोसेस। क्यों होगा स्लो प्रोसेस? स्लो प्रोसेस इसलिए होगा ताकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर ये फास्ट हम लोग लेके जाते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्लो प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फास्ट प्रोसेस, ताकि टेम्परेचर कैन एक्सचेंज। ओके, या फिर आई मीन टेम्परेचर कैन चेंज, बट एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जीरो रहता है। तो इसका इक्वेशन किस तरीके से आता है? देर आर सेवरल इक्वेशन, देर आर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। एक होता है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, व्हाट इज गामा? गामा एक्चुअली क्या है? गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी रेशियो। ठीक है, ये एक रेशियो है सी पी बाई सी वी, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्पेसिफिक हीट है उसका एक रेशियो है। यहाँ पे और भी कुछ एक्सप्रेशन निकल के आता है, जैसे कि टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है। और एक यहाँ पे फॉर्म आता है पी टू द पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीन इक्वेशन हम लोग को डिफरेंट फॉर्म में एक्चुअली मिलते हैं। इन तीनों इक्वेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ये तीन इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे। किसका वर्क डन? एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन। दिस इज ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन हम लोग को मिलता है, अप्लाइंग डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। वर्क डन तो हम लोग लिख सकते हैं आर बाई गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू। वेरी सिंपल। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट वर्क डन। इसको हम लोग किस तरीके से डिराइव किया? इसको हम लोग इस तरीके से डिराइव किया। सपोज ये एक पिस्टन है और ये जो लीड है V1 टू V2 गया। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल डेफिनेटली है। हीट हम लोगों ने अप्लाई किया और हीट को क्या किया? हीट को DQ को कांस्टेंट रखा। ठीक है, हीट फिक्स्ड है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैन चेंज, प्रेशर कैन चेंज एंड टेम्परेचर कैन ऑल्सो चेंज। फाइन। तो ये चला गया हम लोग का एडियाबेटिक प्रोसेस खत्म। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है एक्चुअली? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन क्वेश्चन आता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों चाहिए? क्या ये फर्स्ट लॉ एनफ नहीं है? एक्चुअली सेकेंड लॉ लाने का मेन रीज़न ये है, डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का बहुत सारा डीमेरिट्स है। फर्स्ट डीमेरिट्स ये है कि ये जो फर्स्ट लॉ है, हीट का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन नहीं बताता है, यानी कि डायरेक्शन को लेके प्रॉब्लम है। डायरेक्शन ऑफ हीट लॉ, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, क्या ये बताता है फर्स्ट लॉ कि ये हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी हीट फ्लो होगा या फिर कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी? यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो कौन सा बॉडी टू कौन सा बॉडी यहाँ पे जा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सेकंड क्या बोला? सेकंड बोला है, देखिए सपोज हम लोगों ने एक बुलेट को फायर किया। ठीक है, ये बुलेट जाके कहीं पे स्ट्राइक होगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। इज इट पॉसिबल हीट एनर्जी टू बैक करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे लाए? क्या ये पॉसिबल है? तो ये अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है उसका भी आंसर नहीं दिया फर्स्ट लॉ। ठीक है, थर्ड ये है कि ये बताया कि जो कन्वर्शन होगा हीट का सॉरी, हीट कन्वर्टेड टू वर्क, क्या ये फुल कन्वर्ट होता है?
क्या ये फुल्ली जो हीट हम लोग दे रहे हैं, ये हीट फुल्ली वर्क डन में कन्वर्ट होता है, यानी कि इसका एफिशिएंसी 100% है, 100% एफिशिएंसी से काम हो रहा है। तो इन तीनों का जो डायलेमा है, तीनों का जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, ये क्वेश्चन, इन तीनों का क्वेश्चन का आंसर जो है सेकेंड लॉ देता है। दैट इज व्हाई सेकेंड लॉ इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए सेकेंड लॉ आया, लाना पड़ा हम लोग को। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ एक्चुअली यहाँ पे क्लॉसियस और केल्विन दो है, दोनों साइंटिस्ट है, क्लॉसियस एंड केल्विन, दोनों ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, बट हम लोग स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं कि क्या है। स्टेटमेंट को आप लोगों को कोई भी बुक में मिल जाएगा, बट इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि उन्होंने बताया कि कोई भी हीट इंजन अगर हम लोग, या फिर हीट इंजन को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, कोई भी एक सेल्फ एक्टिंग मशीन बोलते हैं, कोई भी एक मशीन को अगर हम लोग वर्क करवाना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग हॉटर, ये जो मशीन है, ये मशीन ऑलवेज काम करेगा अगर इसका टेम्परेचर ग्रेटर है देन सराउंडिंग टेम्परेचर। सपोज T2, अगर इसको सेल्फ वे में काम करना है, अपने आप सेल्फ एक्टिंग मशीन, ओके, सेल्फ एक्टिंग मशीन को अगर काम करना है तो इसका टेम्परेचर हाई रहना होगा, इसका टेम्परेचर मस्ट बी हाई, T1 मस्ट बी हाई, किससे? सराउंडिंग टेम्परेचर से, T2 से, तभी ये काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट एक्ट, अदरवाइज ये सेल्फ एक्टिंग हो ही नहीं सकता, अपने आप काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, यही बताया क्लॉसियस ने कि इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू रिमेन एट हायर टेम्परेचर टू एक्ट ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू गेट द वर्क, तभी हम लोग यहाँ पे वर्क मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एक आइडिया दिया हीट फ्लो का, कि हीट जो है, हीट हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी फ्लो होता है, ये डायरेक्शन दे दिया। ठीक है, यानी कि वर्क करने के लिए ऑलवेज एक हॉटर बॉडी चाहिए हायर टेम्परेचर पे, और एक कोल्डर बॉडी चाहिए, ठीक है, एक लोअर टेम्परेचर, तभी हम लोग ऑटोमेटिकली वर्क हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मीनिंग। सेकेंड मीनिंग ये है कि अगर हम लोग वर्क चाहिए, ठीक है, एनर्जी कन्वर्शन पे, सपोज कोई हीट हम लोग दे रहे हैं, हीट टू कोई वर्क हम लोग मिल रहा है, वर्क हम लोग यहाँ से गैदर कर रहे हैं, ठीक। तो क्या ये 100% कन्वर्ट होगा? नो। यहाँ पे बोला है अगर हीट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वर्क में, तो यहाँ पे 1% ऑफ एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है। कहाँ पे लॉस होगा? ये सिंक में जाएगा, हम लोग बेसिन यूज़ करते हैं, सिंक यूज़ करते हैं। तो ये जो हीट है, ये टोटली वर्क डन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पे इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड सिंक हम लोग को चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो ये जो इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है कि डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन के बारे में बताया हॉटर टू कोल्डर बॉडी, और एक क्या बताया, पूरा हीट हम लोग वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि कुछ लॉस तो ऑब्वियसली होगा, लॉस होना ही है। दिस इज सेकेंड लॉ, ऑल अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इन दोनों लॉज को यूज करके 2 इंजन बनाया गया। दिस इज द लास्ट टॉपिक, क्या है? हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन मीन्स हम लोग हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल वर्क। कोई एग्जाम्पल आपके मन में सूझा? दैट इज पेट्रोल इंजन इसके ऊपर काम करता है। उसके बाद स्टीम इंजन, और एक है कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर। ये दोनों, कार्नोट इंजन एक्चुअली, कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है। ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता अभी बताऊंगा कि कार्नोट हीट इंजन क्या है, ठीक है। तो कार्नोट इंजन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं। कार्नोट इंजन
तो कार्नोट इंजन ये बताता है कि हम लोग किस तरीके से वर्क डन और वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम लोग को देखने को मिलता है। सपोज एक रफ हम लोग डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज सोर्स, उसका टेम्परेचर है T1, ठीक है। यहाँ से हम लोग अमाउंट ऑफ Q1 अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को मिल रहा है, फाइन। और यहाँ पे एक है इस तरीके से एंड यहाँ पे सिंक जो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, उसका टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे हीट जो है जा रहा है Q2। तो इससे हम लोग को वर्क मिलता है Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग कर सकते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, हीट का डिफरेंस, ठीक है। तो एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक और बीच में हम लोगों को क्या मिला, वर्क डन मिला। यही बताया कार्नोट इंजन ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक लॉस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जब हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कि कितना परसेंट ऑफ हीट जो हम लोग ले रहे हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क डन पे। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू जो वर्क डन होता है यानी कि Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय जितना हीट हम लोग एब्जॉर्ब किए हैं यानी कि Q1। सो कैलकुलेशन करने के बाद ये हम लोग को मिलता है कि इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद हम लोग को ये मिलता है कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बताया था कि कार्नोट इंजन क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल मशीन है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सेंस में हम लोग इसको डेवलप नहीं कर सकते। व्हाई, बिकॉज ये जो टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर देन T2 होगा डेफिनेटली, तभी तो वर्क होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अदरवाइज नहीं होगा। तो अदरवाइज हम लोग हीट फ्लो ही नहीं करवा सकते। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ऑलवेज हीट फ्लो होता है, हम लोग को पता है। सो T1 हाईएस्ट होगा और T2 लोएस्ट होगा। अगर हम लोग सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि T1 इज इन्फिनिटी और T2 है 0 केल्विन, जो लोएस्ट टेम्परेचर है, अटेनेबल है, तो ईटा का वैल्यू कितना होगा, विच इज़ 1, यानी कि 100%। ईटा 100% होगा। यहाँ पे इस ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन पे बिठाने से कितना आ रहा है, 100%। एफिशिएंसी 100% हो रहा है। बट क्या ये वैल्यूज़ दोनों वैल्यू अटेन करना पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, इनफाइनाइट टेम्परेचर अटेन करना पॉसिबल है, क्या ये 0 केल्विन अटेन करना पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स 100% एफिशिएंसी कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वैलिडिटी कर रहा है किसका, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वैलिडिटी प्रूव कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कार्नोट हीट इंजन ऑलमोस्ट समझ गए हैं, जहाँ से वर्क इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रेफ्रिजरेटर, जो आज का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स फिनिश्ड। तो रेफ्रिजरेटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर डिटेल्स एक्सप्रेशन आप लोग मेरे प्लेलिस्ट थर्मोडायनेमिक्स में जाके डिफाइन वीडियोस है, वहाँ पे आप लोग थंबनेल वाइज या फिर टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का वर्क किस तरीके से करते हैं। रेफ्रिजरेटर एक्चुअली ये जो कार्नोट हीट इंजन है उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे काम करते हैं। किस तरीके से, देखिए सपोज दिस इज सोर्स, SOURC सोर्स, T1 टेम्परेचर, और सोर्स को हम लोग क्या पकड़ते हैं, एटमॉस्फेयर या फिर एटमॉस्फेयर, हाँ एटमॉस्फेयर, ओके। और यहाँ पे सिंक मीन्स कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो फ्रिज हम लोग यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर, उसका अंदर का जो बॉक्स है उसका सिंक, उसका टेम्परेचर T2 है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो T2 है यहाँ से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और हम लोग इसको छोड़ देते हैं कहाँ पे, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एटमॉस्फेयर पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे वर्क हम लोग को करना पड़ता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, विच विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो
तो यहाँ पे वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन परफॉर्म करके यहाँ पे जो कि होता है, जो काम कौन करता है, कंप्रेसर यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये मिल गया कि एक सोर्स है, यहाँ पे वर्क डन हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे सिंक है। तभी हम लोग कोल्डर बॉडी जस्ट ऑपोजिट है, कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, ये देखिए कोल्डर टू हॉटर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बट ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, हम लोगों को वर्क करना पड़ रहा है इसके ऊपर, तभी हम लोग को मिलता है एक्सटर्नल एजेंसी। दिस इज एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं आएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा। सो बीटा एक्चुअली क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू जितना हीट हम लोग ले रहे हैं डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये एक्चुअली हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2, ओके। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअली देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो रहा है कि T2 तो एक्चुअली कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज के अंदर वाला पोर्शन। तो अगर यहाँ से हीट हम लोग ले लेते हैं तो क्या होगा, हीट यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो अगर डिक्रीज होता है, नेक्स्ट पार्ट में इसका जो ये जो हम लोगों ने निकाला कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका डिक्रीज होता जाएगा, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, है कि नहीं, डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज T2 जो है डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होगा। सो विद दैट हम लोगों ने ये जो पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया इन वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो ओवरऑल जो आइडिया आप लोगों को मिलना चाहिए था ये यहाँ पे कंप्लीटली, यहाँ पे ये सब जो टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक्स का वो हम लोगों ने कंप्लीट किया सक्सेसफुली। सो आई होप थर्मोडायनेमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। फिर भी अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग उस टॉपिक को मेंशन करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होपफुली यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच।